सो हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, फाइनेंशियल मार्केट्स से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग बिजनेस के अंदर बात करते हो फाइनेंस की, तो फाइनेंस के अंदर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहला, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस कहाँ से लाना है, ठीक है। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसा कैसे यूज़ करना है। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, कि जो पैसा आपने कमाया है यूज़ करके उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीन पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज उसमें जो पहला पार्ट है एक्विजिशन, मतलब कि भैया फाइनेंस कहाँ से लेके आना है, क्योंकि हमें कौन सी जगह से फाइनेंस लेके आना है, जो कौन लोग पैसा देंगे कौन लोग पैसा लेंगे, उनके बीच में क्या लिंक है, वो हम लोग आज समझने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जो हमें पैसा देने वाला है, जो एक ब्रिज बनाने वाला है, किसके बीच में, गिवर्स और बॉरोवर्स के बीच में, किसमें, गिवर्स और बॉरोवर्स के बीच में। सो आई होप आपको ये कहीं ना कहीं पॉइंट समझ में आ गए फाइनेंशियल मार्केट्स होता क्या है। एक ऐसा मार्केट जो एक ब्रिज बनाएगा गिवर्स और बॉरोवर्स के बीच में। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें, आपके पास ये नोट्स आई होप होंगे क्योंकि और वो थोड़ा बेटर फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि मेरे पास आज मेरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। सो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे करके कैसे भी एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, क्लियर। सो इसके अंदर हमें दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए, मीनिंग refers to a network of all organizations and institutions that provide short, medium and long term funds। क्या शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स, मतलब कैसे भी पैसा हमें चाहिए, भले वो हमें एक दिन के लिए चाहिए या 100 साल के लिए चाहिए, तो हर एक टाइप का फाइनेंस का मार्केट हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, दे आर द लिंक बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस फर्म। हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस फर्म मतलब फॉर एग्जांपल, आज मैं एक हाउसहोल्ड हूँ, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, क्लियर। ओके, अब मैं वो पैसे को क्या कर सकता हूँ, उस पैसे को मैं कहीं पे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक में डाल दिया सेविंग्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब बैंक तो उसको रखने वाली नहीं है, बैंक क्या करेगी, उसको लोन पे किसी और को देगी, वो कोई ना कोई बॉरोवर होगा, जिसको हमने टर्म दिया बिजनेस फर्म्स। क्या दिया उन्होंने टर्म, बिजनेस फर्म्स। तो बैंक एक लिंक होती है जो हमारे से पैसा लेके बॉरोवर्स को देने वाली है, एक लिंक होती है जो हमारे से पैसा लेके बॉरोवर्स को देने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैंक से नहीं होती है, अदर चीज़ें भी होती है, जिसको हम लोग अभी टर्म दे रहे फाइनेंशियल मार्केट, जो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो मतलब एक ही बात होती है कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो लिंक होता है किसके बीच में, हाउसहोल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। It enables the savers to invest their surplus fund and the investors to borrow funds to meet their requirement, thus performing the allocation of functions। मतलब हम जैसे सेवर्स को हमें इन्वेस्ट करने के लिए जगह दे दी, जो हमारे पास सरप्लस फंड है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा बोरो करने की जगह दे दी है, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मली दो सेगमेंट्स का होता है। पहला होता है मनी मार्केट, जिसमें हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मनी, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोग बोलते हैं मीडियम या लॉन्ग टर्म मनी। अब मैं जब बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म मनी की या मीडियम या लॉन्ग टर्म मनी की, तो एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म को हम लोग नॉर्मली कहते हैं लेस देन 1 ईयर। क्या कहते हैं, लेस देन 1 ईयर। नॉर्मली ऐसा मत करना चाहिए तो 1 साल 5 दिन का हो गया, 1 साल 2 महीने का हो गया, तो ये मनी मार्केट में कैसे आएगा, ये यूजुअली कहा जाता है कि असम्पशन है, क्लियर है आपको। और मीडियम और लॉन्ग टर्म को हम लोग बोलते हैं मोर देन 1 ईयर। आज फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले लिया, क्लियर, ओके, और मुझे अचानक से लॉटरी लगी, KBC में गया, मैं जीत गया, ठीक है, तो वो पैसा मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेके भी समझो 2 महीने में रिटर्न कर दिया, तो क्या वो लॉन्ग टर्म रहा, नहीं ना। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल बेसिक असम्पशन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। ओके, सो नॉर्मली इसमें दो आते हैं, एक आता है मनी मार्केट और एक आता है कैपिटल मार्केट, जिसको मीडियम और लॉन्ग टर्म कहते हैं, ठीक है। अब आपके नोट्स के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मनी मार्केट क्या होता है एंड सो ऑन, ओके। तो बेसिकली मैं मनी मार्केट समझाता हूँ कि मनी मार्केट होता क्या है, ठीक है। मनी मार्केट जो पहला उसका फीचर आपको दिया हुआ है, mobilizing of savings and channelizing them into the most productive uses, क्लियर, ओके।
फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हो, ठीक है क्लियर है। अब वो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो पैसा किसी न किसी को तो चाहिए होगा, मैं तो सबको जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको बैंक में डाल दूंगा। बैंक क्या करेगी, बैंक को पता है कि किसको पैसा चाहिए, बिकॉज बैंक के पास सब लोन मांगने जाते हैं, तो बैंक उसको प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करती है। अब मेरा तो पैसा पड़ा था, काय खा रहा था, ठीक है, तो वो पैसे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा, मुझे बेनिफिट हो गया। सेकेंडली सामने जो पर्सन होगा उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आज फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग लोग पैसे पे इंटरेस्ट देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में भी डाल सकता हूँ, मैं पब्लिक डिपॉजिट में भी डाल सकता हूँ, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पैसा डाल सकता हूँ एंड सो ऑन। मेरे पास अलग अलग सोर्सेज है क्योंकि जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा मैं उसको पैसा लोन पे दूंगा, जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा मैं उसे पैसा इंटरेस्ट पे दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस की डिस्कवरी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस की डिस्कवरी कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता है कि पैसे लोग कहाँ पे मांगते हैं, एक फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज है, तो आप प्राइस की डिस्कवरी कर सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो वहाँ पे आप सप्लाई करके, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट दिमाग में रख के आप अपने फाइनेंस का, आप अपने सेविंग्स में से बेस्ट इंटरेस्ट कमा सकते हो। सीधी सी बात हो गई। तो वो क्या, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। तीसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब एक सीधी सी बात सुनो ध्यान से, आज फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एसेट्स परचेज करने हो, कुछ भी परचेज करना हो, तो फाइनेंशियल मार्केट हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ कि भाई सुनो ध्यान से, आजकल आप समझो, आप जब जाएंगे Amazon.com पे या Flipkart.com पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप फ्रिज AC खरीदिए, वहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा कि EMI पे खरीदो, जीरो कॉस्ट EMI। क्या, जीरो कॉस्ट EMI। अब एक सीधी सी बातें सुनो ध्यान से, आज सपोज कि मेरा बजट था, मुझे सपोज एक फ्रिज परचेज करना था, ठीक है, तो मुझे फ्रिज परचेज करना है। अब वो जो फ्रिज था वो सपोज मेरा जो बजट था दैट वाज 30,000, कितना था, 30,000 रुपीज़ का मेरा बजट था। अब मैंने एक फ्रिज देखा, वो फ्रिज मुझे पसंद आया, वो फ्रिज था 50,000 रुपीज़ का, कितने का था, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का था। अब मेरा तो बजट है नहीं, लेकिन अगर कंपनी आके मुझे बोलती है कि दर्शन भैया हम आपको जीरो कॉस्ट EMI पे आपको फ्रिज दे रहे, आपको क्या करना है, जो 50,000 रुपये है आपको वो मुझे देने हैं 10 महीने में। कितने में देने हैं, 10 महीने में। तो महीने का कितना हुआ, 5,000 हुआ। तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है कि भैया फ्रिज को EMI पे ले लूँगा कि महीने का 5,000 ही है, मुझे तो इस पर दिल आ गया है, मैं ये खरीद लेता हूँ। और उसके बाद मैं देखूँगा कि भैया कैसे हर महीने 5,000 का जुगाड़ करना है। जैसे आप मार्केट में देखो बहुत सारे लोग आईफोन खरीदते रहते हैं, उनकी बजट नहीं है लेकिन वो खरीदते हैं, बिकॉज एक शौक, एक लग्जरी उनको पालनी होती है। समझ में आ गए? तो वो क्या करने वाला है, वो आपके प्रोवाइडिंग करने वाला है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स, मतलब असेट्स बेचने के लिए, असेट्स को मोबिलाइज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत हेल्प करने वाला है। आज हमारा जो सूरत का टीचर्स एसोसिएशन है उसके अंदर हम लोग मैसेजेस देख रहे हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, वो ऐसी गारंटी दे रहा है कि बच्चों को वो लोन दे रहा है ट्यूशन क्लास पढ़ने के लिए, क्योंकि तो वो ट्यूशन क्लास को एडवांस फीस पेमेंट दे रहा है, क्योंकि बोला कि हम लोग बच्चों से कलेक्शन करेंगे। तो ये तरीके से वो क्या कर रहे हैं, पैसों को और मोबिलाइज कर रहे हैं, तो जिससे जो लोग एकदम वीकर सेक्शन होंगे वो लोग भी लोन ले लेंगे। तो भैया आजकल तो ट्यूशन क्लास के लिए भी लोन मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट देखो कितना हैवी पहुंच चुका है, ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च करना आप लोग चाहिए तो बोलना, ग्रुप में डिमांड करना, मैं ग्रुप में पिक्चर भी डाल दूंगा। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके पास फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज है तो आपको पता है कि कौन सी सिक्योरिटीज वहाँ पे ट्रेड हो रही है, आप कहाँ अपने पैसे को डाल सकते हो किलोगे। तो आपको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं किलोगे, आपका जो घूमने का खर्चा है वो बच जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको इजीली सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको जो ट्रांजेक्शन के कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। आपको पता है कि डायरेक्टली कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा ना, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो पहले के टाइम पे क्या था कि म्यूचुअल फंड्स जो थे उसका नॉलेज सबको नहीं था, तो ये म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के भी चार्जेस थे, निकालने के भी चार्जेस थे, बहुत सारे थे। लेकिन आज मार्केट इतना डेवलप हो गया है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, फ्री ऑफ चार्ज डालो, फ्री ऑफ चार्ज निकालो, जो आपका इनकम हो रही है उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज कटेगा, फिर सारा पैसा आपका, तो ऐसा बहुत सारा काम चल रहा है। तो चौथा आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि भैया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, समझ में आ गया। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के मार्केट होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट और मीडियम और लॉन्ग टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। इस चीज़ को समझते फोकस करना अच्छे से।
ओके, तो अब हम लोग समझते हैं फटाफट से कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले आपको दिया हुआ है मनी मार्केट, दूसरा आपको दिया हुआ है कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने पहले से लिख के रखा था कि हमारा टाइम बच जाए। अब फोकस करना है इसके ऊपर। मनी मार्केट जो होता है वो नॉर्मली, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, नॉर्मली एक दिन से एक साल का होता है, 1 डे से 1 ईयर का होता है, क्लियर हुआ है आप लोग को। और जो कैपिटल मार्केट है वो नॉर्मली बड़े ईयर्स के लिए होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स होता है, जब बड़े बड़े असेट्स को एक्सचेंज किया जाता है, क्लियर हुआ है आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मशीनरीज परचेज करनी है, ऑल करनी है, तो इतने बड़े बड़े पैसों की चीज़ें मुझे अगर खरीदनी है तो वो सब नॉर्मली मैं कैपिटल मार्केट से लेता हूँ, बिकॉज उसका पैसे कलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्लियर हुआ है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, ट्रेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, क्लियर हो गया आप लोगों को। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, और इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फीचर्स। अब सारे फीचर्स फटाफट से समझ लेना अच्छे से, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स में से एक बार पढ़ोगे, आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। चलो, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मॉनेटरी असेट्स। नॉर्मली इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 1 ईयर तक। मतलब हम लोग जब भी यहाँ पैसा डालते हैं क्योंकि तो वो 1 साल में हमें मिल ही जाता है, मैक्सिमम हमें 1 साल के अंदर मिल जाता है। जैसे उधार पे गुड्स बेचना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, जो हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पैसा होता है क्योंकि वो नॉर्मली लोग कहाँ से रेज करते हैं, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट मतलब क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर में नॉर्मली था इक्विटी और डेट। मैं अगर शेयर्स से पैसा इकट्ठा करूँगा, अगर मैं शेयर्स के थ्रू पैसे इकट्ठा करूँगा तो वो मोर देन 1 ईयर जाएगा, और मैं डिबेंचर के थ्रू करूँगा, लोन लूँगा तो वो भी नॉर्मली मोर देन 1 ईयर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बोथ इक्विटी एंड डेट। आगे हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स। ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें लो रिस्क वाले होते हैं क्योंकि छोटे टाइम के लिए होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। इस बात को समझना, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं डेट रेज कर रहा हूँ, मैं समझो फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि डिबेंचर्स जो होते हैं ना, उसके सामने हमारे असेट्स गिरवी होते हैं, उसके सामने हमारे असेट्स गिरवी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कभी सुना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सामने असेट्स गिरवी होते हैं? नहीं। तो ये अनसिक्योर्ड है। मतलब बात ऐसी हो गई कि भैया अगर मैं, आपने मुझे समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसा रेज किया फ्रॉम मनी मार्केट, मैंने आपसे पैसा रेज किया फ्रॉम मनी मार्केट, और मैं पैसा अगर आपको नहीं चुका पाया तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा आपको पैसा, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है। और नेक्स्ट, वो हाईली लिक्विड है कि वो फटाफट से ट्रांसफरेबल है, कि उसमें हम लोग पैसा फटाफट से लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट सेविंग्स लोगों की यहाँ पे जाती है, मतलब जो लोग बचा के पूरा भूल जाते हैं, क्लियर हुआ है आप लोगों को, जो बचा के पूरा पैसा भूल जाते हैं, और ये पैसा बिजनेस के मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आज मुझे बिजनेस के अंदर पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पास 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 है कि मुझे अपना डेली खर्चा निकालना है, तो आई विल गो फॉर मनी मार्केट। रीज़न नंबर 2 कि मुझे ये इंटरेक्टिव डिस्प्ले परचेज करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आई विल गो फॉर कैपिटल मार्केट। तो जो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस होते हैं, जो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वहाँ पर हम लोग ये कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं, क्लियर हुआ है आप लोग को। नेक्स्ट, मेजर पार्टिसिपेंट्स। अब नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म होता है, इसमें कौन कौन पैसे उठाता है, कौन कौन पैसे इसमें इकट्ठा करने के तरीके यूज निकलता है। तो उसमें नंबर 1 आता है हमारा आरबीआई। कैसे? आरबीआई बहुत सारे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करता रहता है, गवर्नमेंट भी करती रहती है साथ में, क्लियर, तो वो लोग इश्यू करते रहते हैं जैसे उनको पैसा मिलता जाए। तो आरबीआई, फिर कमर्शियल बैंक्स। कौन? कमर्शियल बैंक्स, जो आपको छोटे छोटे लोन्स देती रहती है, क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, वो पैसा नॉर्मली लेते रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? उनको बहुत ज़्यादा कैश क्रंच पड़ता है, क्योंकि तो एट दैट टाइम वो लोग मनी मार्केट से पैसा उठा के अपना बिजनेस चलाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, वहाँ पे देखो इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। बैंक्स शॉर्ट टर्म भी देती है, लॉन्ग टर्म भी देती है। बैंक्स यहाँ पे आ गई, नॉर्मल बैंक्स भी आ गई, कमर्शियल बैंक्स भी आ गई, और स्टॉक एक्सचेंजेस। आपने देखा होगा ना स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट से लोग, जो कंपनियां पैसा उठा रही है, वो इन्वेस्टर्स का उठा रही है, तो नॉर्मली वो मोर देन 1 ईयर होता है। अब बोलना मत कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आप लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कंपनी पैसा रेज नहीं कर रही है आपसे, यहाँ बात चल रही है पैसा रेज करने की। तो स्टॉक ट्रेडिंग को अगर मिक्स मत कर देना आप लोग गलती से भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अब नॉर्मली ये पैसा यूज कहाँ पे होता है, जहाँ टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सचेंज फंड्स होता है। मतलब मुझे टेम्पररी कुछ पैसा चाहिए, क्यों, मुझे किसी को पेमेंट करना है, या वो उधार लेके रखा है, मुझे सेटलमेंट करना है, क्योंकि तो एट द टाइम आई विल गो फॉर दिस, क्योंकि और ये मैं कब करूँगा, जब मेरे को 2 जगह पे जरूरत पड़ेगी पैसों की, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो पैसा मुझे अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए 2 जगह है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट के अंदर 2 सब टाइप्स और है, मतलब 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इसके अंदर कोई सब टाइप्स नहीं है।
इसके अंदर 2 और सब टाइप्स है जो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक बार और फटाफट से बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए, एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मैंने लिख के रखा है एकदम इजी लैंग्वेज में कि भैया कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है। फटाफट से सुन लो, कॉपी डाउन कर देना नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी कि भैया इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से डील होते हैं। तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। और मनी मार्केट के अंदर इशू करते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ड्यूरेशन, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है और ये क्या होता है 1 डे से लेकर 1 ईयर तक के लिए होता है। लिक्विडिटी, ये लिक्विड होता है बट अगर बायर्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग बेच नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है, ठीक है, अभी घर भी मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, ओके। जरूरी नहीं कि वो मीडियम टर्म में तो मैंने खरीदा तो मुझे 1 साल के बाद ही बेचना पड़ेगा, मैं बेच सकता हूँ अगर बायर मिले तो, क्लियर हुआ। तो ये लिक्विड होता है लेकिन बायर्स के अनअवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और ये तो हाईली लिक्विड होता है। बेस ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ देते रहो। आगे बात करेंगे सेफ्टी, ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा जा रहा है और ये कंपैरेटिवली सेफ है, क्लियर होगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न, भैया ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और कम टाइम के लिए लगाओगे तो कम मिलेगा। तो इसमें हायर रहता है कैपिटल गेन्स और इसमें लेसर रहता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहता है। लो सिक्योरिटी वैल्यू, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट्स ऑफ शेयर्स, ह्यूज एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। समझा तो मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं बोलता हूँ कि भैया कि ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है इसमें जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज कैपिटल मार्केट में मेरे पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं पैसा रेज नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं वो बंदा हूँ जो पैसा लगाने वाला है, ठीक है। अब मेरे को शेयर्स में लगाना है, ठीक है। शेयर्स किस में आएंगे, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, डेफिनेटली कैपिटल मार्केट के अंदर आएंगे। अब मैं जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ। लाइक मैं 10 रुपये का शेयर परचेस कर लूँ, मैं 1000 रुपये का शेयर परचेस कर लूँ, मैं 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट परचेस कर लूँ। तो डिपेंड करता है कि मैं कितने शेयर्स बाय कर रहा हूँ। अब जब मैं मनी मार्केट में पैसा डालता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालता हूँ, तो वो हमेशा एक अमाउंट के होते हैं। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 का होगा या 20,000 का होगा। जैसे अगर मैं बात बोलूँ आप लोगों को कमर्शियल बिल्स, तो वो हमेशा 1-1 लाख रुपए के होते हैं एंड सो ऑन। सबकी एक वैल्यू होती है जो भी मैं आगे समझाने वाला हूँ, फोकस करना उसके ऊपर। तो इसमें जो इन्वेस्टर होता है, जो मनी रेज करने वाला होता है वो नहीं, जो इन्वेस्टर होता है उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कम होता है। वो छोटे छोटे शेयर्स लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स, इसमें नॉर्मली कौन पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, ये अपना कॉर्पोरेट एंटिटीज एक्सेट्रा। इसमें आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो आई होप आपको अभी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इनके इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग और डिटेल में समझेंगे तो हमें टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सुनो ध्यान से, ये टेक मैं दूसरी बार ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई पहले कैमरा बंद था। सो मैं बोलता रहा लेकिन कोई सुना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। हम लोगों ने भैया पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस क्या है, वो भी 2 बार, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए उसके अंदर। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या तरीके होते हैं। तो फोकस करना अच्छे से कि भाई सुनो ध्यान से, आपने नोट्स के अंदर ये सब तो पढ़ लिया। अब मनी मार्केट के अंदर कुछ फीचर्स दिए हैं, वो तो आप लोग खुद पढ़ोगे क्योंकि मैंने आपको जो डिफरेंस पढ़ाया है उसके अंदर फीचर्स कवर अप हो चुके हैं। आगे देखो ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ, इसमें आपको 5 इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में नाम बोलता हूँ, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल्स। गाइस सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, ये बहुत ही फाड़ू पिक्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है। क्यों? इस पिक्चर के अंदर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उससे आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि आई नो ये पिक्चर थोड़ी शायद से क्लियर नहीं दिख रही होगी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं दिख रही तो आपको नोट्स क्यों दिए हैं, उसे यूज़ करो, उसके अंदर झाँको, घूर के और समझो इस चीज़ को। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि भाई जब कॉल मनी होता है, वो कॉल मनी क्या होता है, कुछ लिखा हुआ है मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 to 15 डेज, और दूसरा दिया हुआ है यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। तो कॉल मनी क्या होता है उसको सुनो और समझो कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ कॉल मनी की, तो जो कॉल मनी होता है ना वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल हर बैंक को एक CRR मेंटेन करना पड़ता है, हर बैंक को एक CRR मेंटेन करना पड़ता है जिसको मैं बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो होता है ऐसा कि सपोज कि एक बैंक को 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट मिले, ठीक है, और उसका CRR है 20%, तो उसको 20,000 रुपये साइड में रखने पड़ेंगे और बाकी वो लोन पे दे सकता है। अब हुआ ऐसा कि उसके कुछ खर्चे वर्चे हो गए और उसके पैसे कम हो गए, अब पैसे कम हो गए तो उसको कुछ टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत है, समझो 1 से लेकर 10 दिन तक, बाकी उसका पैसा वापस आता ही रहता है। कोई ना कोई तो हफ्ता चुकाएगा, लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। तो कुछ वेरी शॉर्ट टाइम 1 से 15 दिन के लिए उसको पैसा चाहिए होगा, तो वो क्या करेगी, दूसरी बैंक को बोलेगी कि थोड़ा पैसा तो मुझे लोन पे दे दे ताकि मेरा CRR मेंटेन हो जाए, RBI मेरे पे चिल्लाए ना, पप्पा मेरे को ना चिल्लाए। समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो हुआ ऐसा कि वो लोग दूसरे बैंक से लोन लेते हैं, उसको हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉल रेट। तो बात को ध्यान से सुनना कि जो कॉल रेट होता है, मतलब जो इंटरेस्ट होता है, वो फ्लक्चुएट होता है एवरी आवर। वो हर दिन भी चेंज हो सकता है, हर घंटे भी चेंज हो सकता है। तो जो भी हमने ट्रांजेक्शन जब किया होगा उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा वो रेट हमें देना पड़ेगा। जैसे फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है कि डॉलर्स हर सेकंड चेंज हो रहा होता है, वैसे ये भी हर सेकंड चेंज हो रहा होता है। क्लियर हुआ है आप लोग को? तो ये होता है हमारा पहला कॉल। अब अगर मैं आपको यहाँ पे नोट्स में आप देखोगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भैया बैंक्स बोरो करती है ताकि अपना CRR मेंटेन कर सके। ये पैसा 1 से 15 दिन के लिए होता है। इसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं कॉल रेट, जो दिन ब दिन घंटे बाय घंटे भी चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ? ये जो आखिरी पॉइंट है बाद में देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हमारा सेकंड पॉइंट, नंबरिंग में कुछ गलती हो गई है, ट्रेजरी बिल्स। अगर आप ट्रेजरी बिल्स में यहाँ पे देखोगे तो हाईली लिक्विड प्रॉमिसरी नोट, हाईली लिक्विड प्रॉमिसरी नोट, याद रखना प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब ये होता क्या है कि जो ट्रेजरी बिल होती है ना, क्या हो गए, वो RBI गवर्नमेंट इश्यू करती है। क्योंकि देखो ट्रेजरी बिल्स ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसका दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स, इश्यूड बाय द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट को कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, समझो फॉर एग्जाम्पल उनको पैसों की जरूरत थी इन द मंथ ऑफ जुलाई और वो लोग रिपे कर देंगे अगस्त में। तो वो क्या करेंगे, जुलाई में ट्रेजरी बिल आपको इश्यू करेंगे। अब समझो ट्रेजरी बिल 1 लाख रुपीज़ का है, कितने का? 1 लाख रुपीज़ का है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वो दे देगी 99,000 में, कितने में देगी? 99,000 में। तो 99,000 आप लोगों ने डाला, क्लियर हो गया। अब वो गवर्नमेंट का है तो भैया वो तो पूरा सिक्योर है, कोई टेंशन की बात नहीं, पैसा गारंटी मिलने वाला है, पैसा गारंटी मिलने वाला है, डूबने वाला है नहीं, वो उठा के लेके जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको डिस्काउंट पे देंगे और जब आपको पैसा रिपे करने की बारी आएगी तो पूरा पैसा आपको रिपे कर देगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं इश्यूड एट डिस्काउंट, रेडीमेड पार मतलब फेस वैल्यू पे। तभी इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन का मतलब क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट। तो इसमें कोई इंटरेस्ट पेएबल होता नहीं है। ये जो डिस्काउंट पे दे रहे हो, जो पार पे रिडीम कर रहे हैं, वो आपकी कमाई है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ट्रेजरी बिल्स का पॉइंट। अब अगर हम लोग ट्रेजरी बिल्स को और अच्छे से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड पब्लिक। जो RBI बैंक्स को बेचती है, पब्लिक को बेचती है। इट इज़ अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल। जो अभी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले 1 लाख रुपीज़ था, अभी 25,000 हो चुका है। तो मतलब जो ट्रेजरी बिल होता है 25-25 हज़ार रुपये का होता है, जो आपको 24,500 24,800 में मिलता है, फिर आपको 25,000 अगले महीने मिल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका पीरियड का इश्यू होता है नॉर्मली 14 डेज से 364 डेज, मतलब 1 साल के अंदर ही हमेशा रहता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि भैया अगर मैंने लिया तो मैं किसी और को भी दे सकता हूँ और वो भी वहाँ से कैश रीडिंग करवा सकता है। तो मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गया। दे डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, वो कोई इंटरेस्ट पे करते नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं और रिडीम करते हैं पार पे, जो आगे लिखा हुआ है। सो आई होप आपको सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, विच वॉज ट्रेजरी बिल्स। अब अगर अभी चित्र के अंदर देखेंगे, आपको तीसरा इसके अंदर दिखने वाला है, जो हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स के लिए शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भैया मैच्योरिटी पीरियड रेंजेस फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर, यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस, बाय लार्ज कंपनीज। तो ये क्या होता है, चलो समझते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि भैया लार्ज कॉर्पोरेशंस वो लोग यहाँ से पैसा उठाते हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो लोग इश्यू करते हैं कमर्शियल पेपर। क्या इश्यू करते हैं? कमर्शियल पेपर। अब उसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है कि वो लोग एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देते हैं कि हम लोग, देखो याद करो 11th में क्या पढ़ा था, एक प्रॉमिसरी नोट, एक था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं तुझे इतना पैसा दूंगा। प्रॉमिसरी नोट में होता है कि तू मुझे वादा कर कि तू मुझे
मुझे पैसा देगा इतने टाइम बाद, मतलब मैं बनाऊंगा, आप लोग एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि जैसे होता है ना वो हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड बहुत ही खुश हो गया, बोलता है वाइफ को कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे 2 महीने बाद में एक सोने के कंगन का सेट ला के दूंगा, वो भी 24 कैरेट गोल्ड का एंड सो ऑन। तो वो सब प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं इनका रेंज 1 साल के अंदर ही होता है नॉर्मली, ठीक है। तो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस प्रॉमिसरी नोट इश्यू करते हैं, ठीक है। वो प्रॉमिसरी नोट आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है, वो ट्रांसफरेबल है, सीधी सी बात है। उसका टाइमिंग होता है 15 दिन से 1 साल। वो लोग क्या करते हैं? उसे डिस्काउंट भी इश्यू करते हैं, रिडीम एट पार करते हैं, मतलब उस पर इंटरेस्ट पे करते नहीं है, आपको सस्ते में बेचेंगे और वापस आपसे पार वैल्यू पे खरीद लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख रुपीज़ का है, आपको वो देंगे 95,000 में, 90,000 में, आपसे 1 लाख में वापस परचेज कर लेंगे। और ये क्यों होता है? ताकि उनको सीजनल और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए मिल सके। सिंपल हो गया, ये हो गया कमर्शियल पेपर। याद रखना कॉर्पोरेट हाउस इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल को अगर मैं बोलूँ सिंपल सी लैंग्वेज में तो आपको याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद होगा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अपना बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, गैलरी में पढ़ के आए होंगे आप लोग, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भैया ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ताकि उनको वर्किंग कैपिटल मिल सके, वर्किंग कैपिटल मिल सके। मतलब एग्जांपल दिया है कि अगर आपने उधार पे गुड्स बेचे हैं, आपको फ्यूचर में टाइम पे पेमेंट करना है, आप पे भरोसा नहीं है, तो आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, सो ऑन। ये तो आपको पता ही होगा, खुद पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, समझते हैं। आखिरी हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, काइंड ऑफ ट्रेजरी बिल्स जैसे ही होता है, लेकिन ट्रेजरी बिल्स को एक नाम दिया हुआ है ट्रेजरी बिल्स, और आरबीआई एक और सर्टिफिकेट इशू करती है कि आपका डिपॉजिट हमारे पास में पड़ा है, आप हमें थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस दो। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहीं ना कहीं वैसे ही होता है जो अनसिक्योर्ड है। क्या है वो? अनसिक्योर्ड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो भी नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म होता है और बैरर फॉर्म होता है। बैरर फॉर्म मतलब कैश फॉर्म में होता है, आप उसको कैश की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसा ही होता है। ये इंडिविजुअल को इशू करते हैं, कॉर्पोरेशन को भी इशू करते हैं, कंपनीज को भी इशू करते हैं, सो जो ये हम लोग क्यों इशू करते हैं? ताकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट पीरियड के लिए मिल सके, क्लियर हो गया। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स नॉर्मली मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि वो 1 लाख रुपीज़ के वैल्यू में होते हैं नॉर्मली। वो 1 लाख और उसके मल्टीपल्स में होते हैं। एग्जाम में लिख देना कि वो 1 लाख उसके मल्टीपल्स में होते हैं। बुक्स ये पॉइंट बहुत सारे बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा बुक्स है उसके अंदर, क्लियर है आप लोग को। तो ये आप लोग आराम से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 लाख का मल्टीपल लिखना भूलना मत। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट्स में। ओके, तो आगे हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट, उसको समझते हम लोग अच्छे से। कैपिटल मार्केट यानी एक सीधी सी बात बोलता है भैया, इक्विटी शेयर्स और डेट के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू पैसे को रेज करना, ठीक है। ये जो आपको दिए गए इसके फीचर्स ये आप लोग खुद से पढ़िएगा, बिकॉज हमने इसको कवर अप कर दिया है वो डिफरेंस के अंदर, तो वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसकी बात सुने ध्यान से, इसमें कंपोनेंट्स दिए हुए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझाता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, ठीक है। एक सीधी सी बात है कि भैया देखो, मैं पहली बार जब कोई सिक्योरिटी इश्यू कर रहा हूँ तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, और मैं ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी मतलब फ्रेश माल, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड माल। सिंपल सा फंडा है, क्लियर। तो उसमें कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे शॉर्ट के अंदर, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि देखो भैया, प्राइमरी मतलब न्यूली इश्यूड हो गया और इसमें ऑलरेडी इश्यूड हो गया। ये कौन इशू करता है? ऑलरेडी बाय कंपनीज। कौन करता है? कंपनीज। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, मैंने अभी भी घर बेचे पहली बार, तो पहली बार होता है प्राइमरी होता है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने वो घर को परचेज कर लिया है, वो परचेज करके अब आपको बेच रहे हैं। वो आपने सुना होगा ना, बिल्डर्स में ऐसा होता है कि बिल्डर्स जो होते हैं वो एक साथ में 50 घर खरीदते हैं और बाद में भाव पे बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि भैया आप एक बिल्डर हो, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने ऐसे बहुत सारे घर बनाए हुए, ठीक है, यहाँ पे। अब ऐसी बात आ रही है इसके अंदर कि आपने जो घर बनाया आपकी बिल्डिंग के अंदर है, समझो सोसाइटी के अंदर मिला के 400 घर, कितने घर है? 400 घर है, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आया, मैंने आपके से बड़े आदमी से मैंने समझो 50 घर परचेज़ कर लिए। अब 50 घर मैंने परचेज़ किए तो डेफिनेटली सस्ते में किए होंगे। वो घर मैं सिंगल करके बाहर लोगों को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। आपने जो बेचा वो हो गया प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग बेचते हो ट्रेडेड बाय कंपनीज और इसमें इन्वेस्टर से बीच में ट्रेडिंग होती रहती है, क्योंकि आपकी प्राइस, ये जो प्राइमरी मार्केट की प्राइस है, ये आप लोग डिसाइड करते हो, और सेकेंडरी वो डिमांड है सप्लाई की। अगर मुझे अच्छी डिमांड होगी प्रॉपर्टी की तो मैं ऊँचा बेचूंगा, लेकिन डिमांड ही नहीं है, मतलब कोरोना वायरस आ गया है तो मैं शायद सस्ते भाव में बेच दूँ, क्लियर हुआ है आप लोग को। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एरिया, कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि आप कहाँ पे बेचोगे। इन्वेस्टर्स की कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जैसे एक मार्केट होता है, वहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स आके अपना माल सेल आउट करने वाले हैं।
तो इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के यहाँ पे हर एक इन्वेस्टर का एक अलग अलग रीजन होता है, वो वहाँ पर उनको बेचते हैं। पर्सनल सेल, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली परचेज ही करते हैं, मैं आपसे परचेज ही करता हूँ, क्लियर? ठीक है आप लोग को, आप खाली परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं होता है इसके अंदर, क्लियर? और इसमें परचेज भी होता है और सेल भी होता है, आगे ट्रेडिंग भी चलती रहती है, तभी वो सेकेंड हैंड हम लोग उसको कहते हैं। प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये भैया डायरेक्टली प्रमोटेड होता है, कंपनी बोलती है कि डायरेक्टली हम लोग ये काम कर रहे हो, ये इनडायरेक्टली प्रमोट होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास पड़ा है, आपको चाहिए तो ले लो एंड सो ऑन। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अब जो प्राइमरी मार्केट है जिसमें न्यूली इश्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग पैसे कैसे रेज करते हैं वो चीज़ को समझना अच्छे से, देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। देखो सबसे पहले अगर आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू में याद रखना आपका प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th शेड्यूल के अंदर कि शेयर इशू कैसे करते हैं, वाया अ प्रॉस्पेक्टस। तो आप लोग प्रॉस्पेक्टस इशू करते हो, आप उसमें लिखते हो कि भैया हमें पैसों की ज़रूरत है, हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, हम लोग इतने ऑथोराइज्ड है, इतने के लिए इशू कर रहे हैं, सो ऑन। तो कंपनीज वांटिंग टू रेज कैपिटल इशू प्रॉस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टिंग पब्लिक। प्रॉस्पेक्टस आपको डिटेल्स देता है कि भैया कितने फंड्स उनको रेज करने हैं। प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स होती है कि कंपनी का मैनेजर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, किसने कितना इन्वेस्ट किया है, किसने कितनी लायबिलिटी है, सो ऑन। और वो याद रखना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होते हैं कि भैया उन्होंने साइन कर दिया, मतलब उसके अंदर सब कुछ सच लिखा हुआ है। अगर प्रॉस्पेक्टस के अंदर उनके मेन्यू कार्ड के अंदर कुछ गलत लिखा हुआ आ गया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको जेल होगी, उनको क्या होगी, जेल होगी। तो सब कुछ उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके प्रोमोटर्स कौन है, उनके प्रोमोटर्स मतलब किसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, सब कुछ अंदर लिखा हुआ होता है। अगर आपने गलत बताया तो आप लोग बन जाओगे विजय माल्या। पता है ना विजय माल्या क्या है? आई होप आपको पता होगा विजय माल्या कौन था। और मुझे नॉर्मली क्लासेस के अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज देने का बहुत शौक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि विजय माल्या के बारे में कि वो क्यों उठा था। एक्चुअली हुआ ऐसा था, रियल में विजय माल्या के साथ ऐसा हुआ था कि विजय माल्या जो एयरवेज चला रहा था, क्योंकि क्या नाम था उसके एयरवेज का, आई डोंट रिमेंबर, शायद से कुछ फ्लाइंग, आई डोंट रिमेंबर, कुछ था उसका नाम, ठीक है। तो वो जो चला रहा था वहाँ पे ऐसा हुआ था कि भाई उसको क्रूड के भाव इतने बढ़ गए कि वो फ्यूल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। और अभी आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पे क्रूड के भाव पूरे क्रैश हो गए थे, नेगेटिव भी चले गए थे। तो विजय माल्या सबसे ज़्यादा रोया होगा उस टाइम पे, क्लियर हुआ है आप लोग को? चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑफर फॉर सेल पे। तो अगर मैं ऑफर फॉर सेल की बात करूँ, देखो आप ध्यान से, तो ऑफर फॉर सेल के अंदर ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है वो बोलती है कि हम अपने शेयर्स इतने भाव पे इश्यू करने को तैयार है, ये XYZ अमाउंट पे इश्यू करने को तैयार है, लोगे तो एक अमाउंट देती है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स को पब्लिक को बेचती है। तो उसको हम लोग शेयर बाजार के टर्म के अंदर बोलते हैं, शॉर्ट में OFS। क्या मतलब हम लोग उसको OFS यानी ऑफर फॉर सेल, क्लियर हो आप लोग को? ठीक है। अब होता क्या कि उसके अंदर क्या होता है कि सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक को इश्यू नहीं करती है, मतलब हम लोग डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स नहीं बेचते हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को देते हैं कि भैया ऑफर फॉर सेल है, कि भैया सेल में हम आपको बल्क में अगर शेयर्स परचेज करते हो इतने बड़े बड़े बल्क में, तो हम आपको सस्ते में शेयर्स देने को तैयार है, आप वो हमसे परचेज कर लो और पब्लिक को बेच दो। ये हो गया हमारा सेकेंडली ऑफर फॉर सेल, क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट की, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ऐसा दिया हुआ है, जस्ट 2 मिनट, ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भैया देखो ध्यान से कि जो कंपनीज होती है वो ऐसा करती है कि उनके जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनको प्राइवेटली शेयर्स दे देती है, क्लियर? तो अब सुनना ध्यान से, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझना आपको, ठीक है। इट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स रेजिंग कैपिटल फास्टर देन अ पब्लिक इश्यू। इट इज़ फार मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स देन अ पब्लिक इश्यू। यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब होता ऐसा है कि भैया अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो होता ऐसा है कि मेरे कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे कि भाई मुझे लगता है कि मेरा ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, तो मैं उनको अपने शेयर्स दे दूँगा। पब्लिक में इशू करने जाऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं उनको हाईली डिस्काउंट प्राइस पर अपने शेयर्स को इशू कर लेता हूँ पर्टिकुलर पर्सन्स को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को। वो इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल और इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ कि किसको देना है। ऑफर फॉर सेल में मैं सेल रख देता हूँ, जिसको बल्क में परचेस करना है, आप लोग मैं कोई भी परचेस कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर दिया हुआ है राइट इश्यू। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्लियर होगी, ठीक है। राइट इश्यू में ऐसा होता है कि अगर आपने भी सुना होगा रिलायंस ने राइट इश्यू किए हैं। राइट इश्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सारे शेयर्स देती है सस्ते भाव में।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस का भाव कुछ चल रहा है आई थिंक सो 1500 प्लस, ओके, और रिलायंस ने अपने राइट इश्यू दिए हैं 1250 रुपये 40 रुपये के आसपास। आई डोंट सब्सक्राइब इन राइट्स, बट मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो अगर आप रिलायंस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, मतलब अगर आपके पास रिलायंस का एक भी शेयर है तो ही आप लोग उसके राइट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो रिलायंस क्या करता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देता है बहुत ही सस्ते में, बहुत ही सस्ते में। तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दे रहा है। हुआ ऐसा है कि रिलायंस को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो मार्केट में इशू करने जाएगा तो बहुत खर्चा लगेंगे ऊपर, प्रॉस्पेक्टस बनाओ, ये करो वो करो। तो वो क्या बोलता है कि भैया इतना खर्चा लगेगा, उससे अच्छा मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछता हूँ कि आपको मेरे शेयर्स और चाहिए, तो वो अपने शेयर्स को सस्ते भाव में उनको दे देता है, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो राइट इशू क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो लोग न्यू शेयर्स के हिसाब लिए सब्सक्राइब कर दे, और वो डिपेंड करता है कि पुराने शेयर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 50,000 शेयर है, ओके, अब सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये चीज़ कितनी ज़रूरी है रियल लाइफ के अंदर। आज सपोज कि रिलायंस का फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस नहीं लेता, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मैं एक छोटी सी कंपनी देता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि भैया ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो सैनिटाइजर की कंपनी, ठीक है, इसका नाम है कुछ एंटी कॉल, ठीक है। अभी कंपनी के समझो मार्केट के अंदर 50,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 50,000 शेयर्स है, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि कंपनी ने और 50,000 शेयर इशू कर दिए, उनको और पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने 1 लाख शेयर्स और इशू करने का डिसीजन लिया, ठीक है। अब वो उन्होंने दे दिए किसी नए पर्सन को, रामू को। अब हुआ क्या था कि पहले जो 50,000 शेयर थे वो मेरे पास थे, तो मैं मालिक था। अब कंपनी ने अचानक से वो शेयर किसी और को इशू, तो मालिक तो कोई और बन जाएगा। तो कंपनी ओनरशिप किसी की कोई लॉस ना हो जाए, इसलिए जब भी न्यू शेयर इशू करेगी तो पहले वो बोलेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप लोग ही मेरे शेयर्स को परचेस कर लो, आप लोग ही मेरे शेयर्स को परचेस कर लो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि भैया हमारी ओनरशिप छीन के किसी और को दी जा रही है। तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं उसको? राइट इशू। फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट EIPOs। कुछ नहीं, ये जो प्रॉस्पेक्टस और EIPO दोनों सेम होता है। प्रॉस्पेक्टस ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, बस इतना ही फर्क है। तो आई होप आपको कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट में से कैसा पैसा रेज करना है वो समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर्स को देखना आप लोग, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है, जो प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज़ है उनको ही वापस सेल और परचेज करना होगी, वापस सेल और परचेज करना। उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज होता है, लिक्विडिटी आती है, मतलब आपका शेयर बाजार जो आप लोग ट्रेडिंग करते रहते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उसकी मार्केट और डिमांड और सप्लाई के ऊपर गेम बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर इशू कर दिए 500 रुपये के, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में उसकी बाइंग सेलिंग होती है, उसकी डिमांड और सप्लाई में उसकी गेम होती है, तभी रिलायंस के भाव 500 रुपये से 1500 रुपये पहुँचते हैं, क्लियर हुआ। तो वो उसके जो भाव बढ़ते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, क्लियर हुआ। इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर हुआ। ये दे आर नॉट इश्यूड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। जो कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इश्यू करती है वो नहीं होते हैं, ये अंदर डिमांड सप्लाई चल रहा है, वो सब यहाँ पे आने वाला है। इट हेल्प्स द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स है एग्जिस्टिंग, उनको डिसइन्वेस्टमेंट में। आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा हुआ होगा कि उनको पैसों की अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से पैसा लेके आते हैं एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। अब रिलायंस अपने शेयर्स पहले ही सबको बेच दिए थे, पर मुझे तो अब चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी मार्केट से उसको परचेज कर लूँगा, जो भाव चल रहा होगा उसके हिसाब से। It contributes towards economical growth by channelizing of funds towards the most productive investment through reinvestment and disinvestment। मतलब अगर हमें इकोनॉमी का ग्रोथ करना है तो भैया हमें स्टॉक मार्केट से पैसा मिल जाता है। इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवन इन द कंट्री थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स है जिसमें मैं भी काम करता हूँ। जैसे अगर आपने टीवी के अंदर देखा होगा NSE और BSE का कि वो नीचे पट्टी आती रहती है, हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल्स। तो वहाँ पे जाके आप इस शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। आई होप आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट समझ में आ गया होगा। कैपिटल मार्केट के अंदर दो होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले, और ये सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्टाइज हूँ तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमने फाइनेंशियल मार्केट आज समझा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई है, बट मैंने सारे टॉपिक समझाए आप लोगों को, एक भी टॉपिक मिस नहीं किया है। आपके लिए मैंने
ये बैचेस लेते टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लाइड्स भी पढ़ाई थी ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, बड़े अच्छे से आया होगा। ये जो मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी ख़राब आपको नहीं लगी होगी, पढ़ने लायक तो लगी ही होगी। सो गाइस, अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एक लाइक करना, बाय बाय।